चलिए भैया लिखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। लास्ट क्लास में हमने बताया हुआ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लास हो नहीं पाई थी पूरी, लेकिन ठीक है आज बता देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये कोई जेम्स फ्रीडल और कोई दूसरे क्राफ्ट थे, दोनों को मिला के फ्रीडल क्राफ्ट हो गया। ये दो तरीके के मतलब दो होते हैं, इन्होंने बोला। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एफसी अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो लास्ट क्लास में 10-15 मिनट पढ़ाया था ना आप लोगों को। हाँ, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। असाइल है ना दोस्त। और हमने आपको बताया था कि इन बोथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो चाहे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो, है ना दोस्त। अनहाइड्रस AlCl3 इज यूज्ड एज रिएजेंट, ये लिखा हुआ है आप लोगों ने। अनहाइड्रस AlCl3 इज यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है चाहे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है। ठीक है भैया, हमने शुरू किया था। अच्छा, अनहाइड्रस AlCl3 अगर नहीं है तो हम फ्रीडल क्राफ्ट नाम नहीं बोलेंगे। हो सकता है रिएक्शन हो रही हो, रिएक्शन होना ना होना वो अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट नाम तब लिया जाएगा जब अनहाइड्रस AlCl3 लिखा हो। ठीक है, अब सबसे पहले हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में एफसी अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मतलब ये होता है कि अल्काइल ग्रुप का एडिशन। जैसे हमने ये बोला था बेंजीन लिखा है, और बेंजीन पे सपोज करो आपसे कोई पूछे कि लिखा है CH3Cl, तो CH3Cl लिखा होगा, अनहाइड्रस AlCl3 एरो पे जरूर लिखेगा, जरूर लिखेगा, तभी नाम बोलोगे कि यह फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। कोई बोले इसका प्रोडक्ट बनाओ, कोई बोले CH3Cl की जगह हम CH3CH2Br लिख देते हैं, या CH2Cl ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन ही होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन के केसेस में डिफिकल्टी होती है, आयोडीन के केस में हम लोग नहीं कराते हैं रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे भी अनहाइड्रस AlCl3 लिख लिया जाए। अगर आपसे कोई पूछे कि लिखा हुआ है CH3, जैसे आइसोप्रोपाइल होता है ना, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिखा हुआ है, ऐसा CH3 और यहाँ पे लगा दे कोई ब्रोमीन या क्लोरीन, जो भी है आपको लग रहा है, अनहाइड्रस AlCl3, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे। नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी जगह पे हम नॉर्मल अगर ऐसे लिख देते हैं CH3 CH2 और CH2, और यहाँ पे लिख देते हैं Cl या Br, कुछ भी लगा दो, इस केस में प्रोडक्ट क्या बनाओगे, बेंजीन की रिएक्शन आपने करवा दी है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट जो आप लोग जानते हो भाई, पहले वाले में क्या बनेगा, टॉलुइन बनेगा भाई, आपने ये देखा, और यहाँ पे लगा दो CH3, टॉलुइन बन जाएगा। सेकंड वाले केस में क्या आएगा, इथाइल बेंजीन, हाँ तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पे CH2 CH3। अब थर्ड वाले में कोई पूछे तो क्यूमीन बन जाएगा। क्यूमीन समझते हो, अरे बेंजीन के ऊपर अगर लिखा है CHMe2, CH और CH3, जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्यूमीन होता है। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसको। और लास्ट वाले में क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर एक माइनर। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक बताया था, फिर से आज बता दिया क्योंकि मैकेनिज्म रह गई थी ना। एक प्रोडक्ट ये बनाओगे प्रोपाइल बेंजीन, और दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या बनाओगे दोस्त, अरे अगेन क्यूमीन बनेगा। क्यूमीन, ये CH और यहाँ पे Me और यहाँ पे Me, इसको बोलते हैं क्यूमीन, क्योंकि इसकी बहुत सारी फेमस रिएक्शंस हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रोसेस बनाने का। क्यूमीन को यहाँ पे बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कि ये मेजर है और ये है माइनर। पहले इतना कॉपी कर लो आप लोग, कॉपी कर चुके हो क्या, अच्छा कॉपी कर, हाँ अच्छा लास्ट क्लास में बताया था, तो इसमें आप पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा सा पॉइंट्स हमको बताने हैं कि ठीक है वो क्यूमीन बन रहा है, क्यूमीन मेजर हो गया, ये माइनर हो गया प्रोपाइल बेंजीन। तो लिखो इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इसी में अभी मैकेनिज्म बताएंगे ना, पहले थोड़ा सा लिखवा दें। इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जरूर लिखना, इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनर कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। In Friedel-Crafts alkylation reaction, Friedel-Crafts alkylation reaction, formation of a planar carbocation takes place. In Friedel-Crafts alkylation reaction, formation of a planar carbocation takes place, which can rearrange itself, if possible. Formation of a planar carbocation takes place, which can rearrange itself,
if possible to attain greater stability. इन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन जरूरी है, इसमें अल्काइलेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनर कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, है ना, which can rearrange itself if possible, which can rearrange itself के बाद कॉमा लगा के if possible और फिर to attain greater stability, है ना भैया, to attain greater stability the carbocation can rearrange itself to attain greater stability. That carbocation can behave like electrophile, that carbocation can behave like electrophile, वही कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है. That carbocation can behave like electrophile, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और फिर बेंजीन पे EAS रिएक्शन हो जाती है. ठीक है दोस्त, लिखिए मैकेनिज्म. अब लास्ट वाला को समझाने के लिए हम पहले मैकेनिज्म बता देते हैं. लिखिए मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन. ठीक है दोस्त, मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन. और आपको हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि चाहे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो चाहे फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन हो, दोनों रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ClCl3, है ना. अभी लिमिटेशन भी बताएंगे इन सब की. सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपने CH3Cl लिया हुआ है और इसकी रिएक्शन जब आप अनहाइड्रस ClCl3 से कराओगे, आपने लिया हुआ था अनहाइड्रस ClCl3, अनहाइड्रस ClCl3, अनहाइड्रस का मतलब है पानी नहीं है उसमें. AlCl3 वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है. पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है ना, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, और इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसलिए भी इलेक्ट्रोफाइल है. ऊपर से अनहाइड्रस कर दिया. अनहाइड्रस का मतलब है किसी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पीशीज को कंबाइन कर जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा ना, वाटर से अट्रैक्ट करेगा. अनहाइड्रस का क्या मतलब होता है कि वाटर को कंबाइन कर लेगा. वाटर को कंबाइन करने का मतलब होता है किसी भी फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज का मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं है AlCl3 की. जब इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये जो क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कोऑर्डिनेट कर जाते हैं AlCl3 की तरफ, और ये क्लोरीन की तरफ कोऑर्डिनेट जब कर जाएगा रादर AlCl3 की तरफ, तो ये क्या बनेगा दोस्त, अरे एक CH3 रहेगा और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एल्यूमिनियम पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ 3 क्लोरीन अभी भी लगे रहेंगे. अब फिर क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं माना जाता, अनस्टेबल हो जाएगा ना, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा. और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो क्या बनाओगे, क्या तुम्हारे पास CH3 प्लस आ गया, और ये CH3 प्लस जो है ये कार्बोकैटायन है, साथ में बन जाएगा AlCl4 माइनस. ये CH3 प्लस कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, और यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके अब EAS करेगा, है ना भैया. अबे करेगा कि नहीं करेगा. तो ये कार्बोकैटायन जब बन गया, हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. वैसे ये कार्बोकैटायन रीअरेंज भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है नहीं रीअरेंजमेंट की. अबे मिथाइल कार्बोकैटायन कहाँ जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा वैसे ही जैसे भी है. फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आएगा EAS वाला पोर्शन आएगा. EAS में क्या होता है भाई, बेंजीन आता है, देख लो पहले, बेंजीन आएगा, उसके बगल में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, है ना दोस्त. तो बेंजीन और CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, उसको देख के पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, है ना दोस्त. अबे जब इलेक्ट्रोफाइल आता है बेंजीन के पास, तो बेंजीन का ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने किसी पाई बॉन्ड को तोड़ के उस इलेक्ट्रोफाइल को ट्रैप करेगा. तो मान लेते हैं ये पाई बॉन्ड टूट गया ऐसे ही, और फिर ये नेगेटिव चार्ज इसको ट्रैप करेगा, और जैसे उसने ट्रैप किया, आगे का स्ट्रक्चर क्या बनाओगे दोस्त, अरे एक कार्बोकैटायन आ जाएगा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता था भैया, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पे रह जाएगा H, और इधर पे लग जाएगा CH3, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है. अब इस H को निकालने के लिए, ये वाला H बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है. ये एसिडिक का मतलब इसको H प्लस के फॉर्म में निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तभी तो बचा हुआ पार्ट एरोमेटिक बन जाएगा. तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के लिए AlCl4 आता है. एल्यूमिनियम एक तो मेटल है,
उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं माना जाता मेटल के ऊपर, वो तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसलिए उसने क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लिया था। तो एल्यूमिनियम क्या बोलेगा, यार देखो हम मेटल है, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, मेटल पॉजिटिव रखना चाहते हैं उसके ऊपर नेगेटिव रखोगे तो वैसे ही अनस्टेबिलिटी है। दूसरी चीज, किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाता है तो वो अपनी विसिनिटी में आने वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है ना भाई। कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, तुम उसके इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन लेके आओगे उसके आसपास तो रिपेल करेगा। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड लगा रखा है तुमने, तो इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ से क्लोरीन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में। तो दोस्त जब ये क्लोरीन निकलेगा Cl माइनस के फॉर्म में, तो जाते जाते इस H को भी ले जाएगा। तो ये क्लोरीन तो निकला पहले और जाते जाते इस H को भी लिए गया। समझ रहे हो दोस्त? तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे कोई बोले सर माइनस HCl निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। और वो वाला मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, अरे बेंजीन बन गया, और उसके साथ क्या एक CH3 लग जाएगा, टॉलुइन। और यहाँ पे माइनस AlCl3 रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब है AlCl3 जो आपने लिया था एक्चुअली में वो खत्म नहीं हो रहा है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन को करा के खुद अपना रिप्रोड्यूस हो जा रहा है। साथ में बाय प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ रहे हो दोस्त? तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है जिसमें द फंक्शन ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 इज टू ट्रैप हैलोजन, चाहे क्लोरीन ब्रोमीन जो भी होते हैं। और ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसमें अनकंप्लीट ऑक्टेट है, और अगली चीज क्या है, इसमें अनहाइड्रस है, तो इसलिए क्लोरीन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा, खींच लेगा। AlCl4 माइनस CH3 प्लस, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल रीअरेंज कर सकता है अगर उसको मौका मिला तो, और फिर उसके बाद क्या करेगा, वो EAS करेगा। EAS में ये स्टेप हो गया, ठीक है। कितना बनाइए, जिस कार्बोकेटाइन में, ये तो पहला वाला एग्जांपल था। अगला वाला केस ये था जिसमें रीअरेंजमेंट हुआ था कि भाई अगर हमारे पास CH3 CH2 और ये CH2Cl है, CH3 CH2 CH2Cl, और यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 आपने ले लिया, कॉपी करते रहो दोस्त, अनहाइड्रस AlCl3 ये ले लिया आपने। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी भाई, क्लोरीन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर जाएगा अनहाइड्रस AlCl3 में। अनहाइड्रस AlCl3 पे कोऑर्डिनेट कर जाएगा, और कोऑर्डिनेट करके जो कार्बोकेटाइन बनने वाली स्टेट है वो ये बनेगी CH3 CH2, और यहाँ पे CH2, इस जगह पे क्लोरीन पे प्लस, और साथ में AlCl4 माइनस Cl3, और फिर ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद देखते रहो भैया ऐसे बन जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा जिसको बोलेंगे प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, CH3 CH2 और ये CH2 प्लस, और साथ में AlCl4 माइनस। ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं और फिर फाइनली इसमें बना देते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, एंड सो ऑन। हाइड्राइड शिफ्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH पे प्लस, और ये CH3 और ये CH3, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। शिफ्टिंग आपको पढ़ा चुके हैं एल्कीन में, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कराया ना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। हाँ दोस्त, और ये वाला है लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, लेस स्टेबल, जो वो लास्ट वाला केस बता रहा है जिसमें रीअरेंजमेंट हुआ था। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला है जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। हाइड्राइड शिफ्ट क्या, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कोई बोले लेस स्टेबल क्यों, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये, तो रिलेटिवली 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बन सकता है, जो कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है लकीली यहाँ पे। तो हाइड्राइड शिफ्ट आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, ये आपको एल्कीन में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में करा चुके हैं। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री बनने के लिए H निकल के जाएगा, इस पे जंप कर जाएगा,
और कार्बोकटायन आपको नया बन जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है भैया, ये प्रोडक्ट है। यस सर। हाँ दोस्त, और जब ये हाइड्राइड शिफ्ट आपने करवा दिया तो लिख लेना वो सारी चीज कि वो लेस स्टेबल कार्बोकटायन है, ये मोर स्टेबल कार्बोकटायन है, हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा। फिनाइल शिफ्ट भी होता है, मिथाइल शिफ्ट भी होता है, अल्काइल शिफ्ट भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसा है। और एक बार ये कार्बोकटायन आ गया, इस कार्बोकटायन को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो एक्चुअली में शुरुआत में जो कार्बोकटायन बना है वो ये प्रोपाइल कार्बोकटायन बना है, लेकिन वो सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अबे शुरुआत में ये वाला कार्बोकटायन बना ये, लेकिन ये तो कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें। तो सुनो हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। शुरुआत में आप क्या करोगे, बेंजीन लोगे, बेंजीन में आपने ये अल्काइल हैलाइड डाला, ये बन गया, ठीक है। कार्बोकटायन तो ये बनेगा, है ना। तो कोई बोले सर ये लेस स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव है, यही सोच रहे होगे, तुम्हारे माइंड में ये आएगा। बहुत लोग ये बोलते हैं सर जो लेस स्टेबल चीज होती है वो तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो यही पहले रिएक्ट कर जाना चाहिए था। लेकिन भैया लेस स्टेबल कन्वर्ट हो जाएगा मोर स्टेबल में। ये तो होता है जब दो चीजें स्टेबल होती हैं। हमारी बात सुनो, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं भाई, जैसे सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है, तो बोलते हो सिस टू ब्यूटीन लेस स्टेबल है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है, ट्रांस टू ब्यूटीन मोर स्टेबल है इसलिए लेस रिएक्टिव है। तो वो दोनों अलग अलग स्पीशीजेस होते थे, दोनों रिएक्ट आपस में इंटर कन्वर्ट थोड़ी होते थे। जब इंटर कन्वर्टेबल दो चीजें हो जाती हैं, एक लेस रिएक्टिव एक मोर रिएक्टिव, तो पहले क्या होता है, जो देखते हैं कौन किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, अमाउंट भी तो देखते हैं। भले ही ये लेस रिएक्टिव है, लेकिन मेरे दोस्त ये सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हुआ जा रहा है, समझ रहे हो। कोई बोले कि सॉरी भले ये मोर रिएक्टिव है, लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव, लेकिन टाइम के साथ ये बचेगा ही कहाँ, ये सब कुछ इसमें नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर 1 मोल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 1 मोल में से 0.9 मोल ये मिलेगा, 0.1 मोल ये मिलेगा, समझ रहे हो दोस्त। तो इसका मतलब है अमाउंट ही इसका ज्यादा मिल जाएगा। देखो ये हमने बहुत ऐसा लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर जो लेस रिएक्टिव अगर है, जो मोर रिएक्टिव कार्बोकटायन है उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनना चाहिए ना, तुम भी तो यही सोच रहे होगे। तो मोर रिएक्टिव वाले से क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका अमाउंट ही कम है बे। भाई दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं तब बोलते हैं हाँ इससे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इक्वल अमाउंट में क्या होगा, ये 100% ये पूरा का पूरा सारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप अलाउ कर दो, जैसे आपसे कोई बोले टी इक्वल टू 0 पे ये लिखा है, ये लिखा है, मतलब ये लिखा है, ये बताओ किसमें कन्वर्ट होगा, ये सारा का सारा थोड़ी देर बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन जब तक रिएक्शन होती रहेगी, हो सकता है ये भी बचा रहेगा, धीरे धीरे कन्वर्ट होगा ना। तो अगर रिएक्शन में ये बचा रहेगा तो ये भी डायरेक्टली कंबाइन कर सकता है, इसीलिए हमने मेजर माइनर का प्रोडक्ट बनाया था। ठीक है दोस्त, लिख लो इसको सारी चीजें। अब EAS तो करवा लोगे, अरे EAS में क्या होगा, HCl बनेगा, AlCl3 बनेगा, वैसे ही आएगा कार्बोकटायन आके। दो केसेस आएंगे, एक बार ये कार्बोकटायन लेस रिएक्टिव वाला, एक बार कार्बोकटायन मोर रिएक्टिव वाला। तो यहाँ कार्बोकटायन बन जाएगा HCl और AlCl3 रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसा होता है दोस्त, कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट बहुत जरूरी है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में। अगर तुमने कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट नहीं कराया तो रिएक्शन, मतलब अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और नहीं कराया तो वो माइनर प्रोडक्ट बनाओगे आप। मेजर प्रोडक्ट वही होता है, कार्बोकटायन को फ्री छोड़ दिया जाता है, कार्बोकटायन बनेगा, वो अपना आराम से जहां पे जा सकता है मोर स्टेबल स्टेट अटेन करने के लिए, वो आराम से रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करने के बाद नया कार्बोकटायन बनाएगा, और वो कार्बोकटायन फिर जाके प्रोडक्ट बनाता है ना दोस्त। ये बना लो सब लोग। तो कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट जरूरी है। अगर कार्बोकटायन है कोई लेस स्टेबल और मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है बाई हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, यही चार चीजें होती हैं, समझ रहे हो दोस्त। अरे कभी कभी हाइड्राइड शिफ्ट होता है, कभी कभी मिथाइल शिफ्ट, या कभी कभी कोई और अल्काइल शिफ्ट, और कभी कभी रिंग एक्सपेंशन, है ना। तो उन सारे केसेस से किसी कार्बोकटायन को हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में जो मोर स्टेबल कार्बोकटायन होता है वही मेजर प्रोडक्ट देता है, लेस स्टेबल कार्बोकटायन मेजर प्रोडक्ट नहीं देता, वो माइनर देता है। तो जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगी तो सोच लेना, अच्छा जो कार्बोकटायन बनेगा वो रीअरेंज कर सकता है, और रीअरेंजमेंट के लिए आपको चीजें पता है, जल्दी से करो। तो रीअरेंजमेंट के लिए जरूरी है, हटा दें। यस सर। कोई बोले अच्छा सर तो एक बात बताइए,
तो हम और बताते हैं आपको। हम बोल रहे हैं कि बेंजीन है हमारे पास, और बेंजीन की रिएक्शन आप सपोज करो करवा दो इसके साथ, ये लिखा है और ये लिखा है और यहाँ पे लिखा है Cl या Br लिखा है, और अनहाइड्रस Cl3, अरे ये लिखा है और यहाँ पे हम बोल रहे हैं आपसे अनहाइड्रस Cl3, बताओ क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट। यहीं पे कोई बोले ठीक है लेफ्ट साइड बेंजीन है और हमें 6 मेंबर की रिंग बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी है, अनहाइड्रस Cl3। कोई बोले ठीक है आपने ये कह दिया, हम 5 मेंबर की रिंग लगा देंगे, अगर ब्रोमीन लगा देंगे ऐसे ही। ये बताओ क्या बनाओगे, जल्दी बनाते रहो, अभी रिंग एक्सपेंशन भी दे रहे हैं। और सपोज करो आपसे कोई बोले हमारे पास ये लिखा है बेंजीन और इसके ऊपर लिखा है CH2Cl, इसकी रिएक्शन करा दो नाइट्रस Cl3 से, क्या बनाओगे, इधर बेंजीन ही है। अभी और डिफिकल्ट दे रहे हैं, अभी तो इजी दे रहे हैं जिससे कि आप लोग कंफर्टेबली कर लो इसको। नेक्स्ट वाला, अगर आपसे कोई बोले हमारे पास लिखा है ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है CH2 और Br, CH2 Br, और यहाँ पे अनहाइड्रस Cl3 की रिएक्शन करवा दे रहे हो, अनहाइड्रस Cl3, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, इतने करो। वो लेफ्ट अभी जितने लिखे हैं वो सब इजी हैं, डिफिकल्ट तो अब लिखने जा रहे हैं। अनहाइड्रस Cl3 जरूर लिखना। अनहाइड्रस Cl3, अब इंटरेस्टिंग कि अगर आपके पास बेंजीन है और हमने ये ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, बताओ क्या बनाओगे। ओह, अनहाइड्रस Cl3 तो लिखना जरूरी है। अनहाइड्रस Cl3 नहीं लिखोगे तो हो सकता है रिएक्शन हो जाए, लेकिन नाम ना बोलना उसका, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट ने अपना कॉपीराइट कर रखा है अनहाइड्रस Cl3 को। दूसरी चीज, PHH, और यहाँ पे लगा देते हैं हम ऐसे ऐसे ऐसे, क्लोरीन क्लोरीन और H, क्लोरीन क्लोरीन और H, ठीक है। कोई बोले यहाँ पे ये है एक्सेस में, एक्सेस, बताओ अनहाइड्रस Cl3 लिखा है, क्या बनाओगे। कोई बोले PHH, ध्यान से देखो, बिना मैकेनिज्म मतलब बनाते जाओ, हो सकता है कि भाई बन ही जाए आप लोगों से। कोई बोले लिखा है PHCHCl2, Br2 ले लो। यहाँ पे इसको ले लो एक्सेस, आप क्या बनाओगे अनहाइड्रस Cl3 से, करते जाओ दोस्त, इतना बनाओ, फिर अभी हम बताते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। जब ये हो जाए तब अबे ऑनलाइन वालों तुम लोग नहीं बताओ क्या। बताओ फर्स्ट वाले में क्या आएगा, इतना सोचोगे। अरे बेंजीन के ऊपर क्या लगाओगे, ये लगाओगे। कार्बोकटायन कौन सा बनेगा इसमें फर्स्ट वाले में। अरे भाई बहुत ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकटायन होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, डांसिंग रेजोनेंस, यही तो आएगा। अरे डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता इसमें,
तो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता था। ये आपको जीओसी में पढ़ा चुके हैं। तो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन था, तो वही तो बनेगा फर्स्ट वाले में। ये तो बहुत ही ज्यादा इवन ये बेंजीन पीएच बेंजीन के ऊपर CH2+ लगा दो, उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता था ना। अरे पीएच CH2+ उससे भी बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो वो तो हो गया, बेंजीन के ऊपर CH2+ लगा दो, उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये है। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा भाई, कैसे बनेगा? अरे इस ब्रोमीन, ये कार्बन है ना, अनहाइड्रस Cl3 आएगा, इस ब्रोमीन को पकड़ ले जाएगा। तो ब्रोमीन को जब पकड़ ले जाएगा साथ में, इस जगह पे कार्बोकेटायन बनेगा, और ये कार्बोकेटायन फिर जाके बेंजीन पे अटैक कर जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर यही तो लग जाएगा, एक कार्बन है और ये 3 मेंबर की साइकिल। डांसिंग रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, इजी है वो। बहुत बढ़िया दोस्त। कोई रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है वो, अपने आप ही बन रहा है। दूसरे वाले में क्या करोगे दोस्त? अरे बेंजीन के साथ क्या लगा दो? साइक्लोहेक्सेन लगा दो। कोई बोले सर साइक्लोहेक्सेन बनेगा, तो वो साइक्लोहेक्सेन पॉजिटिव चार्ज पे रेजोनेंस कहीं कुछ करेगा थोड़ी। 6 मेंबर की रिंग वैसे ही ज्यादा स्टेबल रिंग होती है, फर्दर थोड़ी कोई करेगा। नेक्स्ट वाले में क्या करोगे कार्बोकेटायन बनाने के बाद? अरे कार्बोकेटायन बनाना सीख रहे हो, तो भैया कार्बोकेटायन अगर बना लिया तो फिर अब उसमें उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। अगर रीअरेंजमेंट करा सकते हो तो करा लो, नहीं तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट सीधे। कार्बोकेटायन बना के ऐड कर दो। नेक्स्ट वाले में क्या बनाओगे? हाँ पीएच CH2 पीएच, बीच में CH2 आ जाएगा और फिर से पीएच आ जाएगा। भैया नहीं समझ रहे हो दोस्त, बन जाएगा। अनहाइड्रस Cl3 आएगा, इस क्लोरीन को निकाल ले जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और बेंजीन पे वही पॉजिटिव चार्ज जाके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा। इसमें आएगा, इसमें कौन सा बनाओगे? पहले पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे बनेगा। हाँ हाइड्राइड शिफ्ट भी तो हो सकता है। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट ये होगा बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली CH2 और पीएच लगा दो, हो सकता है। लेकिन एक प्रोडक्ट इसका ये भी होगा, बेंजीन के ऊपर अब डायरेक्टली मत लगाओ, ऐसे लगाओ CH, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया ना वहां पे। बताओ भैया, जब यहाँ पे कार्बोकेटायन बना होगा हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो एक आएगा क्या CH3 और एक क्या आएगा पीएच। तो मेजर यही तो आएगा, जैसे क्यूमीन वाला अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, ये मेजर आएगा, ये माइनर आएगा, बनेंगे दोनों। लेकिन जब कार्बोकेटायन पहली बार बनाओगे तो उसको स्टेबलाइज भी तो कराओगे हाइड्राइड शिफ्ट करवा के। कार्बोकेटायन कौन सा बना होगा इस वाले केस में? इस वाले केस में कार्बोकेटायन यहाँ पे दे, अबे क्या पीएच CH2 और CH2+ कार्बोकेटायन बना होगा, और हाइड्राइड शिफ्ट करके वो हाइड्राइड शिफ्ट करके क्या वो PHCH+ और CH3 में कन्वर्ट हो गया होगा। ये दोनों आपस में इंटर हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद बना होगा, और यही दोनों कार्बोकेटायन जाके बेंजीन पे अटैक करेंगे, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, एक मेजर एक माइनर के नाम से जाना जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड में जो हमने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो, कहीं पे कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, बताओ लेफ्ट साइड वाले। लेफ्ट साइड में हमने बस बेंजीन की रिएक्शन कराई है सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन करवा दिया इसके साथ, तो भैया यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, बेंजीन पर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। फिर साइक्लोहेक्सेन पे क्लोरीन हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यह पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे अटैक कर जाएगा, डायरेक्टली ये बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा साइक्लोपेंटेन में, तो वो बेंजीन पे लग जाएगा और यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा। CH2Cl में करोगे तो क्लोरीन हटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली बेंजीन पे लग जाएगा, तो पीएच CH2 पीएच। और दोस्त यहाँ पे CH2 भी आ रहे हैं, ये भी तो बन जाएगा, और ये पीएच CH2 ये हो जाएगा, और ये पीएच CH+CH3। कितने हो गए? राइट वालों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? सर पहले वाले तो हमने सर राइट में पहले वाले में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वही बन जाएगा जो लेफ्ट में पहला वाला जो बना था, तो उसमें डांसिंग रेजोनेंस कंसेप्ट लगा देंगे। पहले वाले में जैसा है वैसे नहीं आएगा, और बताओ रिंग एक्सपेंशन कैसे हो पाएगा? कार्बन है ही नहीं वहां पे एक्स्ट्रा, और बताओ। रिंग कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। हाँ हाँ ठीक है, एक लोग ऑनलाइन वाले कुछ सही बता रहे हैं।
तुम लोग बताओ ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन में एक लोग पकड़ के बता रहे हैं कि क्या होने वाला है, वो सही बता रहे हैं। तुम लोग जो बोल रहे हो डायरेक्टली, अगर किसी ने बोला डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बनेगा, जो कि सोच रहे हो तुम लोग कि सर हमको लग रहा है बेंजीन आएगा और बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली ये 4 मेंबर की रिंग आ जाएगी, ये माइनर आएगा, अगर बता रहे हो तो लो माइनर है ये। तो मेजर क्या होगा? ये माइनर आएगा, मेजर क्या होगा? सोचो 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 और बताओ। है और बताओ। कार्बोकटायन बनाओगे पहले, गेम तो कार्बोकटायन में ही हो रहा होगा। कार्बोकटायन का रिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, छोटी नहीं कर सकता। अबे 6 मेंबर वाला कर सकता है, लेकिन तुम अगर इसको देखोगे, ये कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, ये हम पूछ रहे हैं आपसे, या ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला इतना ज्यादा स्टेबल है कि अगर तुम बेंजीन के ऊपर CH2 भी प्लस काउंट करते हो ना, स्टेबिलिटी वैसे बता रहे हैं, तो इन सब से भी काफी ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला कार्बोकटायन, है ना। स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको जीओसी में पढ़ा चुके हैं। स्टेबिलिटी की बात अगर कर रहे हो तो स्टेबिलिटी, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बारे में अगर आपको ये चीज पता है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो ये एग्जांपल लिखे हुए हैं उसमें पहले कार्बोकटायन ये बनेगा ना। देखो हमने आपको बताया हुआ है, कार्बोकटायन में 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री होता है। 1 degree carbocation can rearrange itself to form 2 degree carbocation. 2 degree can rearrange itself to form 3 degree carbocation, है ना। और रिंग एक्सपेंशन भी इसी वजह से होती है। रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट भी हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है ना। रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है स्टेबिलिटी के लिए। जैसे जैसे आपने ये देखा, कोई बोले सर ये तो सिंपल सा कार्बोकटायन है, डांसिंग रेजोनेंस इसमें थोड़ी होता है। इसमें होता है डांसिंग रेजोनेंस। तो ऐसी रिंग अगर आपको कभी दिखती है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के रेयर केसेस मिलेंगे। एक तो ये केस मिल रहा है, एक 6 नंबर में आपको जब आगे पढ़ाएंगे अल्कोहल में तब बता देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज में रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, ऐसे होता है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जंप कर जाते हैं, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे इधर की तरफ, ऐसे ध्यान से देखना, यहाँ पे जंप कर जाएंगे, टूट जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। अबे बताओ, माइनस आएगा ना। और ये माइनस चार्ज ऐसे जाके इस पे अटैक कर जाता है। रुकिए, तो जब इस पे अटैक कर जाएगा, रिंग कितने की बन गई? 3 मेंबर की रिंग बन गई है। अरे तो इसमें तुमको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि रिंग तो 3 मेंबर की बन गई, रिंग कॉन्ट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है। देखिए कैसे नजर आ रहा है। तुम बोलोगे सर ये वाला कार्बन कहाँ रह गया, ये कार्बन अब क्या बन जाएगा? CH2 प्लस, है कि नहीं। और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया और एक कार्बन पहले से है, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि 3 मेंबर की रिंग बन गई है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होता है। तो यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो वो 4 मेंबर का जो कार्बोकटायन आपने यहाँ पे बनाया हुआ था, वो एक्चुअली माइनर प्रोडक्ट है। मेजर वाला तो इसके साथ बनेगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके लिखिए अपनी कॉपी में कि इसका जो मेजर प्रोडक्ट आएगा, भाई हर जगह थोड़ी मिलेगा ये, कुछ कुछ केसेस में होता है ऐसा। तो कुछ कुछ केसेस में है, तो वो केसेस आप देख लो। ये 3 मेंबर की रिंग आएगी, ये मेजर आएगा। देखो एक बार अगर पता होगा तो आगे याद रहेगा। फर्स्ट टाइम तो हमें बताना ही पड़ेगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन 2 जगह बताएंगे आपको, एक है 3 मेंबर वाला हो गया, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 6 मेंबर का जब होता है ना, तब बताएंगे। अभी कॉपी करिए इसको, इतना कॉपी करो रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला। कॉपी हो गया दोस्त?
रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो अब समझ गए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसमें जो लिखा हुआ है बन गया, मेजर माइनर हो गया। चलो इसमें बताओ उसके नेक्स्ट वाले में, मेजर माइनर हो गया दोस्त ये। चलो नेक्स्ट वाले में बताओ भैया। बताओ हटा दें फर्स्ट वाला। अब देखिए जब इसमें आपको ये बता रहा है, यहाँ देखो सब लोग, यहाँ देखो भैया, ये एक्सेस में है तो इसका मतलब एक ये लिमिटिंग है। तो एक बार कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो कार्बोकेटाइन इस पे जाके अटैक कर जाएगा, ठीक है। फिर क्लोरीन हटेगा, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा तो फिर जाके इसी पे अटैक कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 बार दोनों क्लोरीन हट जाएंगे और दोनों जगह कार्बोकेटाइन हट के लग के क्या बन जाएगा, PH3CH, ट्राइफिनाइल मीथेन। नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे भैया, यही तो बनेगा। कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंज थोड़ी कर सकता है इसमें, क्लियर है। चलो आगे बताओ नेक्स्ट वाला। ओ सॉरी, मेथेन नहीं, गड़बड़ हो गया इसमें, उल्टा बना दिया। मेथेन कहां से आ गया, अरे ये बनेगा दोस्त, अरे साइक्लोप्रोपेन तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे PH और यहाँ पे PH, यही तो बनेगा। वैसे सेकंड वाले में क्या बनाओगे, सेकंड वाले में क्या बनाओगे बे, हाँ तो PH और यहाँ पे CH और ये PH और PH, ये है ट्राइफिनाइल मीथेन। इस वाले केस में ट्राइफिनाइल मीथेन बनेगा। मीथेन में से 3 है छटा के 3 फिनाइल लगा दिए, ट्राइफिनाइल मीथेन हो गया दोस्त। अब लिखो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसको कॉपी करने के बाद इंट्रामोलिकुलर, हमने ये बोर्ड पे लिखा है इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर। ऐसे चालाकी से हमने इसको ऐसे बना दिया। कोई बोले इसकी रिएक्शन अनहाइड्रस Cl से कराओ, अनहाइड्रस Cl से इसकी रिएक्शन कराओ भैया। हेडिंग लिखो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल, इंटर मतलब बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल। ये तो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोल रहे हैं, तो विद इन मॉलिक्यूल के अंदर सब कुछ कराना है। अनहाइड्रस Cl आएगा तो क्या करेगा, बताओ। अबे Cl को निकालेगा, Cl को निकालेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। नहीं, हाँ अब बहुत लोगों का ये कहना है, सुनो तो, ये समझ में आ रहा है, कितना बनाओ, AlCl3 आएगा कार्बोकेटाइन बनाएगा और वो कार्बोकेटाइन ऐसे आएगा जो हम बता रहे हैं। देखिए कोई बोले सर कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो ऐसे आएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, ठीक है, यहीं पे तो है। कोई बोले सर इस पोजीशन से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर किसी ने हाइड्राइड शिफ्ट कराया, अगर तुम हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद देखिए, हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद ये बनेगा मिथाइल यहाँ पे प्लस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा CH3, ठीक है, अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराया तो। कोई बोले बिना हाइड्राइड शिफ्ट कराए ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी EAS करा दो। EAS मतलब अरे इसी बेंजीन में अटैक करवा दो ना इसका, नहीं समझ रहे हो, इसी बेंजीन में अगर अटैक कराओगे तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा EAS के बाद, इससे जो प्रोडक्ट आएगा EAS के बाद वो डायरेक्टली बेंजीन से लग जाएगा EAS से। तो जो रिंग बनेगी, क्या वो रिंग ये वाली बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फाइनली EAS कराने के बाद बोल रहे हैं, EAS कराने के बाद
इंट्रामोलिकुलर EAS होगा, इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। कोई बोले क्यों? अबे इसी मॉलिक्यूल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, OlCl4 माइनस के साथ होगा ना, तो क्या ये वाली साइकिल बनेगी एक 6 नंबर की? और बताओ दोस्त। और इसमें अगर तुम इंट्रामोलिकुलर EAS कराओगे, इंट्रामोलिकुलर EAS, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा जो एक 6 मेंबर की रिंग तो रहेगी और साथ में एक रिंग बनेगी 5 मेंबर की। और रिलेटिवली अब तुमको क्या लग रहा है, कौन सी बनाना प्रेफर करोगे? तो पहली वाली। फर्स्ट वाली बनाएंगे हम लोग, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो इंट्रामोलिकुलर EAS अगर कराओगे तुम, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा है ये, इंट्रा मॉलिक्यूलर EAS, तो ये वाली बनेगी, ये माइनर बनेगी, ऑल्दो नो डाउट बनना चाहिए लेकिन माइनर बनेगा। और यहाँ पे जब इंट्रामोलिकुलर EAS कराओगे, इंट्रामोलिकुलर विद इन मॉलिक्यूल, क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर, तो ये वाली बनेगी मेजर, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग बनी हुई है। तो ऑल्दो नो डाउट जो पॉजिटिव चार्ज बना है वो अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, नो डाउट कर सकता है, लेकिन हमेशा हम लोग लेस स्टेबल से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के, ठीक है, कोई बोले कार्बोकटायन जो है वो सर हम बोल सकते हैं ज्यादा स्टेबल है दूसरे वाले में, लेकिन प्रोडक्ट एक्चुअली में जो फेवरेबल हो रहा है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी देखी जाती है ना दोस्त। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 6 मेंबर की रिंग वाला होगा। इंट्रामोलिकुलर EAS भी होता है, इंटरमोलिकुलर भी होता है, इंट्रामोलिकुलर भी होता है। तो इंटरमोलिकुलर अभी तक बताया हमने, इंट्रामोलिकुलर EAS कराओगे कार्बोकटायन तो विद इन मॉलिक्यूल उसी में तो बनता चला जाएगा दोस्त, ऐसे ही। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है ये। ठीक है भैया, इंट्रामोलिकुलर EAS कराने के बाद ये प्रोडक्ट बना है, आगे बताते हैं आपको, जल्दी कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करो तो बताएं फिर इंट्रामोलिकुलर के बाद नेक्स्ट वाला कुछ और। हो गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहले स्टेप में कार्बोकटायन बनता है और वो कार्बोकटायन रीअरेंज भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पर रीअरेंज करके फाइनली प्रोडक्ट बना देगा वो। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होती है। लिमिटेशंस अभी फ्रीडल क्राफ्ट की बची हैं, कॉमन लिमिटेशंस होती हैं, कॉमन लिमिटेशंस हैं, कॉमन अभी बताएंगे एक एक करके। बनाओ इसको। हो गया भैया, मेजर माइनर। तो पहले फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बता दिया, अब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी देख लो, फिर इनकी कॉमन जो डिमेरिट्स हैं वो मतलब क्या है वो सब बताएंगे। ठीक है, लिखिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें रिंग एक्सपेंशन भी होता है, अभी बता। लिखिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ACYLATION, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। देखिए भैया, असाइलेशन समझते हो, असाइल ग्रुप समझते हो ना? अरे RC डबल बॉन्ड O असाइल, ये RC डबल बॉन्ड O असाइल, इसे असाइल ग्रुप बोलते हैं ना भैया। तो असाइल ग्रुप, और इसी असाइल ग्रुप का एडिशन हम करने जा रहे हैं बेंजीन पे। जैसे रिएक्शन ये होती है कि बेंजीन लिखा हुआ है और सपोज करो आपसे कोई बोले CH3 C डबल बॉन्ड O Cl लिखा है। अगेन अनहाइड्रस Cl3 होना तो मस्ट है, नहीं तो फ्रीडल क्राफ्ट नाम ही नहीं आएगा। अनहाइड्रस Cl3 से कर दो, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? दूसरा कोई बोले सर हम फिर बेंजीन ले लेते हैं और हमारा मन कर रहा है हम इसको CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O Cl या C डबल बॉन्ड O Br कर देते हैं। ठीक है, एक एक करके बताइए। फिर कोई बोले ठीक है हम सर बेंजीन ही लेते हैं PHH
और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और बड़ा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl कर देते हैं। फिर वही PHH आप ले लो और इसकी रिएक्शन इससे करा दो, C डबल बॉन्ड O Cl या Br, C6H6 ले लीजिए प्लस जल्दी करो दोस्त, साइक्लोपेंटेनोन टाइप से कुछ ऐसे ही ले लो, C डबल बॉन्ड O और Br, वैसे ही C6H5 लिखा है, कॉपी करते जाइए और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Br, C6H5H लिखा है प्लस ये ले लो। जल्दी करते रहो दोस्त, करते रहो बे, प्रोडक्ट बनाओ इन सबके, या मोस्ट जनरल जो बोल सकते हैं कि बेंजीन लिखा है प्लस Me2CH C डबल बॉन्ड O Cl ले लिया। इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इन सारे केसेस में प्रोडक्ट बताना है फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। तो आपको पता है ना हाइड्रस Cl3 है, वो क्लोरीन को खींच ले जाएगा, जैसे मैकेनिज्म बताते थे अभी, मैकेनिज्म में आएगा क्लोरीन को ले जाएगा, कार्बोकटायन बन जाएगा। पहले इतना लिखिए, इतना लिख लो, फिर हम बताते हैं वन बाय वन। हाँ इतना कर लो, फिर वन बाय वन बताते हैं। पहले बहुत सिंपल से कन्वेंशनल जो पता होता है वही लिखा हुआ है हमने, असाइल ग्रुप का एडिशन, पहले इतना कर लीजिए, है ना, इतना कर लो। आगे बताएं भैया। हाँ कॉपी कर लो उसको, पहुंच जाओ वहां तक, तब बताते हैं। पहले वाले में प्रोडक्ट क्या बनाओगे, दूसरे वाले में प्रोडक्ट क्या बनाओगे, थर्ड वाले में कहीं मेजर माइनर लग रहा हो तुम्हें तो बताना, हम कुछ कहेंगे नहीं। चलो होपफुली हो गया होगा। अच्छा किसमें माइनर होगा, चलो बताते हैं, रुक जाओ पहुंचने दो। ए पार्ट में आ जाते हैं, है ना भैया। फर्स्ट वाले में क्या लगाओगे, अरे कहीं भी तुम C डबल बॉन्ड O लगा दो और क्या लगाओगे, CH3 लगाओगे, ठीक है। दूसरे वाले में अरे C डबल बॉन्ड और CH2 CH3 लगा दो, है भैया, बहुत बढ़िया दोस्त। थर्ड वाले में बताओ, थर्ड वाले में अबे किसी भी पोजीशन से क्या लगाओगे, C डबल बॉन्ड और CH2 और CH2 और रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे इसमें, पूछ रहे हैं बे, लो साले बोलते नहीं हो तुम लोग। इसमें क्या बनाओगे, अच्छा इसमें फोर्थ वाले में एक ही प्रोडक्ट आएगा, यही बनेगा। यस सर। इसमें क्या बनाओगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बहुत बढ़िया दोस्त। तो एक ही बनेगा। इसमें बताओ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ये
PHCO PH, इसमें एक बनेगा, 6 मेंबर की रिंग है, एक ही प्रोडक्ट आएगा। लास्ट वाले में एक ही है। अरे एक ही आएगा, CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ये हो गया दोस्त। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है थर्ड वाले में, है ना? थर्ड वाले में क्या करोगे? हैं? टोटो? नहीं, हम तो असाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, टोटोमराइजेशन मत करो अभी। क्या बेंजीन के ऊपर कोई और असाइल ग्रुप लगेगा? नहीं लगेगा, यही अकेला प्रोडक्ट होगा और एक ही प्रोडक्ट होगा। इतना पहले कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए, फिर मैकेनिज्म बताते हैं। कॉपी करो, कॉपी करो। जल्दी कॉपी करो यार। मैकेनिज्म में एक काम करिए, मैकेनिज्म में क्या लिखा? CH3COCl, अनहाइड्रस AlCl3 आएगा सबसे पहले, अनहाइड्रस AlCl3। अगेन वही पॉइंट्स हम बोलेंगे कि अनहाइड्रस AlCl3 पावरफुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। पावरफुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब पहली बात तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उसका, दूसरी चीज वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तीसरी चीज की अनहाइड्रस है, किसी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को कंबाइन कर लेगा। तो क्लोरीन के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट कर जाएंगे अनहाइड्रस AlCl3 को, कोऑर्डिनेट कर जाएंगे, बोलेंगे चलो भैया तुम्हारे पास कमी है, हमारे पास है, हम दे देते हैं तुम्हें। तो जैसे ही कोऑर्डिनेट करेंगे क्या बन जाएगा? CH3 और दोस्त C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या? हेलो बे, क्लोरीन और AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम पे क्या? माइनस, क्लोरीन पे क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक, अब क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, C डबल बॉन्ड O में कार्बन के पास भी तो प्लस है, तो रिपेल करेगा ये, प्लस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन अपनी तरफ भाग जाएगा, बोलेगा हम जा रहे हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, यही तो करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, चला जाएगा दोस्त। तो भैया अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ध्यान से देखिएगा भैया, तो क्या बनेगा? ये CH3 और C डबल बॉन्ड O और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, साथ में क्या बनेगा? AlCl4 और एल्यूमिनियम पे माइनस, यही तो बनेगा। बहुत बढ़िया दोस्त, ये कार्बोकटायन, इसी को तो बोलते हैं असाइल कार्बोकटायन, असाइल कार्बोकटायन है। बताओ रीअरेंज कर सकता है ये? R पे डिपेंड करेगा तब रीअरेंज करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। असाइल कार्बोकटायन कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करता, कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करता। कोई बोले क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है। बोलोगे अच्छा ऐसा, कैसे मोस्ट स्टेबल है? रुको रुको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बे, मोस्ट स्टेबल का मतलब ये है, सुन लीजिए क्यों नहीं करता, रुक जाओ साले लिखने लगते हो। असाइल कार्बोकटायन ये होता है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मेरे दोस्त सुनो तो, ऑक्सीजन का लोन पेयर डायरेक्टली इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, समझे? ऐसे, और कोऑर्डिनेट करके इसको क्या बना देगा? रुको तो, हर कार्बोकटायन क्या चाहता है? कि हमें कोई स्टेबल कर दे, यही तो चाहता है कार्बोकटायन। अबे जब उस कार्बोकटायन में पहले से ही दो लोन पेयर है, सॉरी, पहले से ही ऑक्सीजन ने उसको 100% स्टेबलाइज कर दिया, क्या लग रहा है आपको ये कोऑर्डिनेट करने के बाद क्या होगा? तो असाइल कार्बोकटायन एक्चुअली में ये होता है जो इंटरनली अपने आप को 100% स्टेबलाइज कर लेता है। इसलिए असाइल कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि असाइल कार्बोकटायन 100% स्टेबलाइज हो गया। ठीक है दोस्त, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख थोड़ी रहा है तुम्हें, तो रीअरेंजमेंट क्यों करते हो? कार्बोकटायन सोचते हो एकदम
थोड़ा अनस्टेबल है तो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाए, 1 डिग्री कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री, उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। अब ये तो 100% स्टेबल हो गया, 100% स्टेबल हो गया, तो क्या रीअरेंजमेंट करेगा? बोलेगा अबे रीअरेंजमेंट से तो हम 2-4-10% एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ये तो 100% हमें स्टेबलाइज कर दे रहा है। इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में कभी भी रीअरेंजमेंट कार्बोकटायन का नहीं होता है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में डायरेक्टली जो असाइल ग्रुप बना है वो डायरेक्टली जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि उस कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट करने से कोई बेनिफिट नहीं है, अनस्टेबिलिटी ही करोगे अगर रीअरेंज कराया तुमने तो। Acyl carbocation itself is very much stable, is in very much stable state. तो पहले से ही very much stable state में है, तो therefore rearrangement of acyl carbocation is not possible in Friedel-Crafts acylation reaction. पहुंचिए वहां तक। यहां पहुंचे और इसके बाद लिखो, थोड़ा सा लिख लीजिए कि rearrangement of acyl carbocation is not possible. Rearrangement of acyl carbocation is not possible in Friedel-Crafts acylation reaction. Rearrangement of acyl carbocation is not possible. Rearrangement of acyl carbocation is not possible in Friedel-Crafts acylation reaction. Rearrangement of acyl carbocation is not possible in Friedel-Crafts acylation reaction. ठीक है दोस्त, क्योंकि कार्बोकटायन इज इन मतलब ऑलरेडी इज इन हाईएस्ट स्टेबल स्टेट। कार्बोकटायन असाइल कार्बोकटायन ऑलरेडी इज इन मोर स्टेबल स्टेट, और उसी के लिए बॉक्स बना के जो हमने लिखा है उसको लिख लो कि भैया पहले से ही ऑलमोस्ट 100% स्टेबलाइज है, तो हम क्या करेंगे? समझ में आ रहा है दोस्त? तो कार्बोकटायन ऑलरेडी इज इन मोर स्टेबल स्टेट, देयरफॉर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो फ्रीडल क्राफ्ट में तुम रीअरेंजमेंट कराते रहो। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता है, असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता दोस्त। ठीक है भैया? हाँ तो इतना कॉपी कर लीजिए जरा, अल्काइलेशन असाइलेशन वाला ये पॉइंट, असाइल और अल्काइल। ठीक है भैया, हो गया? चलो नेक्स्ट वाला आपको बताते हैं। अब इसी में और एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। हाँ एक चीज लिखिए, इंट्रामोलिकुलर, हेडिंग लिखो, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर, अरे इंट्रामोलिकुलर भाई, विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन मतलब विद इन मॉलिक्यूल होगा ये। इसको कॉपी कर लो अच्छे से पहले, फिर आगे हम बताएं। लिख लिया भैया? हो गया? देखो दोस्त, विद इन मॉलिक्यूल अगर करना चाहते हो तो विद इन मॉलिक्यूल वैसी कंडीशन भी होनी चाहिए। लो हमने कंडीशन जनरेट कर दी, हमने बोला कि हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड और यहीं पे लिखा है क्लोरीन। बताओ इसके अनहाइड्रस AlCl3 से होगा तो क्या होगा? अनहाइड्रस AlCl3 आपने लिया हुआ है और ये कार्बन यहाँ पे है, क्लोरीन इधर है, इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? दूसरा वाला देखो, अगर आपसे कोई बोले यहीं पे कि सर हमारे पास C डबल बॉन्ड हुआ है और यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, इसकी रिएक्शन अनहाइड्रस AlCl3 से कराओगे तो क्या होगा? बना लो, अरे बना लोगे तो क्या हो जाएगा? ये बना लो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, जल्दी करो भैया। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, अब मिक्स क्वेश्चंस दे दें इसी में।
कि हमारे पास लिखा है बेंजीन, जल्दी करो दोस्त। चलो पहले कर लो फिर देते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देते हैं, पहले इतना करिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन वाला। जल्दी करो दोस्त, हो गया? क्या आया इसमें फर्स्ट वाले में? अरे एक बेंजीन रिंग साथ में मेंबर के ये आएगा। जैसे दूसरा वाला भैया, अरे ऐसे आएगा। और थर्ड वाला 3 की 4? अबे 1 2 3 4 मेंबर की रिंग होगी वो। ऐसा 4 की पता होगी। नहीं साले 3 बता रहे हो। ये आएगा, ठीक है। क्या मतलब? मिथाइल कहाँ बे? हाँ साले कंटाप गिरा देंगे तुमको। अभी कहाँ लिखा है इसमें मिथाइल? CH3 लिखा है, तुम बता रहे हो मिथाइल लगा देंगे। ठीक है भैया, हो जाएगा इतना। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एक एक्सेप्शनल केस है जो पीटर साइक्स में लिखा है, बड़ा बढ़िया केस है। और सारी बुक्स वाले लिखते हैं उसको, मतलब जो क्वेश्चन बैंक जो तुम लोग सॉल्व करते हो वो ये लिखते हैं, बोलते हैं MECME ऐसे, और बोलते हैं C डबल बॉन्ड O Cl। इसकी रिएक्शन अनहाइड्रस Cl3 से कराओ, बताओ क्या बनेगा। यहीं पे एक और केस लिखते हैं PHH। अरे इसी को रेप्लिकेट कर देते हैं कि पीएच के ऊपर ऐसे C डबल बॉन्ड हो Br। अरे Cl भी लिख सकते हो, अनहाइड्रस Cl3। बताओ, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं भाई, नॉर्मल से हटके एक आध दो कहीं जो एक्सेप्शन होते हैं वो तो लिखना बनता है ना। ये दोनों केसेस के बारे में आपको क्या लग रहा है, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? तो पहले वाले में PHCME3 होगा। बहुत बढ़िया। जल्दी कॉपी करो दोस्त, इन सबको प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करो। अरे भैया कुछ भी डायरेक्टली आ सकता है फ्रीडल क्राफ्ट में, बस तुम लोग क्लास में देखा करो बैठ के कि हाँ क्या चल रहा है, थोड़ा सा सोचा करो कि हाँ कैसे बता रहे हैं, पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने। ऑर्गेनिक में यही सब अगर देखे रहोगे तो एग्जाम में आएगा, तुरंत हो जाएगा। नहीं बताओगे क्या बनाए बे? ये बोल रहे हैं कि सर C डबल बॉन्ड O और C ME ऐसा बोल रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं जो कभी पढ़े हुए हैं कहीं से, जिन्होंने ध्यान से देखा है, वो ये बना रहे हैं। वैसे यही लिखा है उन बुक्स में जो स्टैंडर्ड ऑथर की बुक्स हैं, ये नहीं लिखा है, इसको लिखा है माइनर, या इसको बनाया ही नहीं है। सिमिलरली कोई बोले सर ये तो बड़ा अजीब केस दिख रहा है, दूसरे वाले में देखोगे तो जो ये C डबल बॉन्ड हो C PH बनाओगे ना, ये नहीं बनेगा, यहां भी ये नहीं बनता, और बन जाता है ये वाला
बेंजीन के ऊपर C PH PH PH। पहले इतना बनाइए फिर बताते हैं। बनाओ C और A PH PH PH। C PH 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 है ना दोस्त? बनाओ। तुम लोग दोस्त जेई में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो लास्ट ईयर का सारे जेई मेन के पेपर सॉल्व करते रहो। जेई मेन के, जेई एडवांस के, अगर 12th पास में हो तुम लोग, ये भी एक प्लस पॉइंट है कि तुम लोग को ऐसा नहीं कि कोई एकदम से चीज ना पता हो, थोड़ा थोड़ा सब पता होता है। 12th पास वाले इसलिए सिलेक्शन इनके इजी इसलिए होते हैं चांसेस कि इनको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होती हैं, तो सेलेक्ट तो ये हो सकते हैं आराम से अगर बस स्ट्रेटेजिकली करें, बहुत ज्यादा नहीं करना होता। ये मत सोचो हमें बहुत ज्यादा कंटेंट की जरूरत है। पुराने सारे पेपर्स उठाओ, उनको सॉल्व करना शुरू करो, उनसे रेलेवेंट थियरी पढ़ के वहीं पर तुरंत खत्म कर दो। नहीं पढ़ाया हुआ है, मान लो अभी कहीं सिलेबस रह गया है या आपने नहीं पढ़ा है, तुरंत पढ़ के उसको खत्म कर दो। नहीं अगर आपको लग रहा है पढ़ पा रहे हो तो हेल्प ले लो हम लोगों से, बहुत इजीली 12th पास से स्कोर आ सकता है। ऐसे स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे तो जो 12th पास वालों के सिलेक्शंस हैं वो जनरली 1000 रैंक के बाहर माने जाते हैं ना। एक्चुअली टॉप 100 में जो होता है, टॉप 100 में 12th पास वालों के ज्यादा सिलेक्शन नहीं होते। टॉप 100 में अगर आप देखोगे 70 तो होते हैं करीब 12th वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके आगे ये भरे रहते हैं क्योंकि देखो उधर 10,000 5,000 रैंक के आसपास 3,000 4,000 5,000 बहुत भरे होते हैं। रीजन उसका ये है कि इनको चीजें पता तो होती हैं, अब ये लोग इतने कंफ्यूज होते हैं, ढेर सारा एकदम मटेरियल तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं। ये लोग कर लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि देखो होते तब भी है ना, 100 में से 10-20 भी हुए तब भी है टॉप 100 में, लेकिन 1000 2000 3000 4000 रैंक 5000 10,000 यहाँ तक तो आराम से बहुत सारे आते हैं। तो क्या है सिलेक्शन उनको इजीली हो जाता है क्योंकि 12th वाले इसलिए परेशान होते हैं बोर्ड और इसमें सब में, इनको क्या होता है एक बार बोर्ड वोर्ड का जो भी होना हो चुका मतलब हो चुका होता है तो स्कोर आ जाता है इजीली। अब उसी को हम तुम्हें रिफाइन करने को बोल रहे हैं कि भैया जितने पुराने आईआईटी के पेपर्स आ चुके हैं जेई मेन जेई एडवांस के, लोग करते नहीं है दोस्त। लोग बोलते हैं हाँ सर हमने देख लिया, देख नहीं लिया बे, उनको सॉल्व करो, उनका मॉडल सॉल्यूशन बना लो, हमें मत दिखाओ। पेपर जहां पे है वहीं पे उनका सॉल्यूशन लिख के पेज स्टेपल कर लो, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस किसी पे बुक में देख रहे होगे वहीं उसके साथ स्टेपल करते जाओ। पेज नंबर 63 पे हमने इसका सॉल्यूशन वहीं लिख के रख दिया है या कहीं अलग से A4 साइज की शीट में या पेज में लिख लो। तो इससे होता है कि अच्छा वो इसका मतलब उससे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट डन, ऐसे होता है ना, टिक करते हो तो बनाते हो अपना भाई की स्ट्रेटेजी, तो उसमें ऐसे टिक कर लो, अच्छा ये वाली चीज डन, ये वाली चीज डन, एटलीस्ट 2 बार 3 बार तो आपके इसी में हो जाएगी डन, तो आराम से स्कोर आ जाएगा। समझ रहे हो दोस्त? तो भैया इसलिए कर लो, मतलब तुम लोगों को पता होगा, इस साल भी देखे पिछले साल भी देखे कि इवन अभी अपने यहाँ से ही देख लो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाई जेई मेन में 95 परसेंटाइल के ऊपर नहीं आ पाया या अराउंड इतना ही रहा, एडवांस में फाइनली वो लोग आज आईआईटी में गए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं एडवांस में। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, एक नहीं बता रहे हैं, कई है। 99 वाले भी गए हैं, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन ये है कि भाई बहुत लोग अगर जेई मेन के मार्क्स से डिसअपॉइंट हो जाते हो तो वो भी गलत है। स्ट्रेटजी बना के करो, सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए हुए हो आप, पुराने जितने भी आए हुए हैं, तो आपका बहुत ज्यादा चांस है कि बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो गया भैया। इसकी मैकेनिज्म देखिए, ये प्रोडक्ट वाला जो टिक किया हुआ है इसको देखो, हटा दे रहे हैं इसको। सिलेक्शन होना डिफिकल्ट नहीं है, कहना मानो, हम तुम्हें झूठ नहीं बोलते हैं दोस्त, इसमें कोई चीज बताते ऐसी नहीं, हम ये चाहते हैं जितने लोग हो भाई, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आराम से हो जाए, हम जबरदस्ती की हाइप थोड़ी क्रिएट करना चाह रहे हैं। सिलेक्शन होता रहे, हो जाएगा अपने आप, नहीं तो लोग ऐसे बहुत जगह भाई पढ़ते रहते हैं, होता थोड़ी है भाई। इतने तुम भी जानते हो 10-12 लाख लोग पेपर राइट करते हैं, कहाँ सबका हो रहा है, मतलब 12 लाख पहले तो और 15 16 17 लाख तक देते थे आईआईटी जेई, 2015-16 तक बहुत देते थे, अभी कुछ कम हुए हैं, कम हुए हैं, या हो सकता है वो लोग डायरेक्टली डोनेशन से ले लेते हो कहीं से।
लेकिन फिर भी दोस्त कंपटीशन है अभी भी। उसमें जो सेलेक्ट नहीं होने वाले होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी गलत होती है। वो लोग कोचिंग सिर्फ नाम का करते हैं, वो लड़ करते रहते हैं बाकी सारी कोचिंग्स में। अपना काम भाई बनाओ, हाँ निकलो यहाँ से। मतलब ऐसे होता है ना लाइफ में, अपना काम बन गया, सिलेक्शन हो गया, खत्म हुआ। हो जाता है दोस्त, आराम से हो जाता है। हम लास्ट ईयर भी बोले थे, उसके पहले भी, जो लोग पुराने ईयर्स के सारे पेपर्स इस तरीके जैसे हम बता रहे हैं, केमिस्ट्री में बहुत जरूरी होता है। केमिस्ट्री में जो पॉइंट्स है ना, बस उतने ही हैं और उससे ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। तो तुम बोलोगे हमें केमिस्ट्री में एक और खराब बात है कि इसकी कोई बुक नहीं होती। तुम बोलते हो फिजिक्स में HCV रेफरेंस बुक है, कर लोगे। केमिस्ट्री में कोई बुक अगर तुमने टच कर लिया तो इतना लिखा हुआ है कि तुम परेशान हो जाओगे। कोई बुक नहीं होती, और ये अच्छा पॉइंट भी है हम लोग के हिसाब से। कोई लोग बुक से करके नहीं, कोई बोले हमने बुक से पढ़ के किया, वो गलत बता रहा है। उसके लिए गाइड की जरूरत पड़ती है। बेस्ट गाइड हम भी नहीं है तुम्हारे, बेस्ट गाइड ये है जो पुराने सारे IIT के क्वेश्चंस आए हैं उनको आप देखो, उनको सॉल्व करो, उनसे रेलेवेंट थियरी पढ़ लो, सबसे अच्छा गाइड वो है। अब उसी को एलेबोरेट या उसी को अच्छे से रिफाइन और फर्निश करने के लिए हम लोग साथ में होते हैं। केमिस्ट्री में बिना गाइड के हो नहीं सकता, टीचर की जरूरत होती है। अब टीचर बता रहा है, कम से कम वो जाके करो तो। अगर तुम हमारी बात भी नहीं मान रहे हो तो तुम घंटा उसको करोगे, तुमको लग रहा है तुम जाके खुद सॉल्व करोगे, अपने आप से तो करोगे नहीं। तो हमारी बात मानो, वो जाके सॉल्व करना शुरू कर दो। कोई डाउट आए तो पूछो। कोई अगर ऐसा बोले ना, हम तो चाहते हैं, हम लोग स्ट्रेटजी जैसे रिस्की होता है, नहीं तो बड़ा क्या बताएं, थोड़ा रिस्की सा लगता है। बच्चे भी बोलेंगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं रहे कुछ। नहीं, तो हम लोग का ये टारगेट था कि एक बैच हम बनाएंगे अभी 12th पास का। उसमें क्या करेंगे, सिर्फ पुराने जो जेई के पेपर्स हैं सारे 30-40 साल के, वन ईयर बाय ईयर सॉल्व करके उनसे रेलेवेंट थियरी पढ़ाएंगे। तो हम लोग एक दिन, हम थे मनोज सर थे, हम लोग अपना डिस्कस कर रहे थे इमराज सर से। तो फिर ये बोले सर कि सर हम लोग डिस्कस तो करेंगे लेकिन उससे रेलेवेंट थियरी में साले फंस जाएंगे हर बार, तो फिर कौन पढ़ाएगा उसको। तो बोला गया पहले थियरी पढ़ा लेते हैं, फिर मौका मिला तो करेंगे। लेकिन 12th पास में आइडियल स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि सारे पेपर्स लगाओ, उनसे रिलेवेंट थियरी उस टाइम पढ़ो। ये मतलब होता है 12th पास बैच का। नहीं तो भाई आप किसी भी कोचिंग में देखोगे सिलेबस पढ़ाते रहते हैं फरवरी मार्च तक, हम लोग तो फिर भी जनवरी फरवरी तक फिनिश कर देंगे। और कहीं हम लोग जानते हैं, बहुत सारे हम लोग के फ्रेंड्स हैं पढ़ाते हैं, वो होता नहीं है। तो मार्च तक आराम से ले जाते हैं, मार्च अप्रैल तक पहुंचाते हैं सिलेबस फिनिश करने का। बोलते हैं हम सब कुछ पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाते तो हम लोग भी सब कुछ है, लेकिन क्या है वो थोड़ा सा और ज्यादा, तो बच्चे को मौका कम मिल रहा है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन 12th पास में क्या होता है, मस्त प्लानिंग अपनी बनाओ और अपना सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। देखो क्या क्या आया हुआ है, इससे ये भी पता लगेगा टीचर पता नहीं तुमको पढ़ा रहा है साला कि नहीं पढ़ा रहा है, उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा है तुमको। समझ रहे हो ना? हाँ नहीं, गलत हो, गलत सारी कुछ भी बता लो, इसको लिख लो, हो गया। समझ रहे हो भैया? तो इसलिए तुम लोग पुराने पेपर्स उठा के सॉल्व करना शुरू कर दो। कोई डाउट आए पूछो, स्ट्रेटजी जैसे हमने कुछ लोगों को टारगेट दिया था, कुछ लोगों ने किया। बेनिफिट जरूर होगा शॉर्ट टाइम में, भले किसी का ना लगता हो, लॉन्ग टाइम में होगा। लॉन्ग टाइम मतलब 20-30-40 पेपर सॉल्व करो, तुमको लगेगा यार बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लास में थियरी पढ़ाई गई लेकिन उनके एप्लीकेशन हमारे इंप्रूव हुए इन क्वेश्चंस की वजह से, है ना दोस्त? करना चाहिए इससे, एडवांस मेन सब में, और उनसे रिलेवेंट थियरी जो आएगी वही तो पढ़ाएंगे। चलो दोस्त देखो, वो जो क्वेश्चंस बताए थे एक्चुअली में क्या होता है कि सबसे पहले जो तुमने ये बोला था ना MEC फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का, ये MEC C डबल बॉन्ड हो Cl लिखा हुआ है, यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हो दोस्त। तो भैया AlCl3 जब तुम ले रहे हो अनहाइड्रस वाला, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करेगा एज यूजुअल, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन अल्काइलेशन में होता था, ये कोऑर्डिनेट करेगा। ऐसे ही कोऑर्डिनेट करेगा तो ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा Me बोले तो मिथाइल CH3 है ना वो, Me और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, C डबल बॉन्ड O, और इधर पे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज और AlCl3 पे माइनस चार्ज। अब फिर वही चीज, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो रखना नहीं चाहता पॉजिटिव चार्ज, वो तुरंत ही अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, तुम बोलोगे सर वही तो कर रहे हैं, हम तो यही तो बनाए थे। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया और बन गया एक कार्बोकटायन। खेल तो अब शुरू होता है कि C पे तुमने बना दिया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे लिख दिया तुमने CH3।
यहाँ पे लिख दिया CH3, यहाँ पे लिख दिया CH3। खेल तो अब होता है, इसको इसलिए अलग से बॉक्स में बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, -AlCl4 माइनस तो निकल गया होगा, डिटैच हो गया। ठीक है, जब ये बना है आपका तो तुम बोलोगे सर इसी कार्बोकेटायन को हम अटैक करवा देंगे उस पे, है ना, लेकिन ये कार्बोकेटायन तुम जानते हो रेजोनेट भी करता है। जैसे ही इसने रेजोनेट किया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑक्सीजन का, जैसे ये बोलेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलो भैया हमारे बगल पॉजिटिव चार्ज है, हम चलते हैं उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करते हैं, ऐसे जैसे ही ये जाएगा तो एक नया केस बनता है यहाँ पे। इसके जाने के बाद ये चीज जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये निकल जाता है, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके ये भी निकल जाएगा। यही तो गेम आता है। कोई बोले ये क्या हो क्या रहा है, बता रहे हैं, देखिए साइमल्टेनियस होता है ये, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है और साथ में एक कार्बोकेटायन जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, ये बन जाता है CH3, जिसमें 9 हाइपर कंजुगेटेड बॉन्ड हैं और क्या है 3 मिथाइल का +I इफेक्ट है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ज्यादा स्टेबल। कोई बोले क्या इससे भी ज्यादा स्टेबल? नहीं, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हम लोग सुनो देखो ज्यादा कम स्टेबिलिटी की बात नहीं है, हम ये बता रहे हैं आपको कि जब ये कार्बोकेटायन आपने एक बीकर में लिया बनता हुआ, इसको देखा कि ये कार्बोकेटायन बन रहा है, तो दोस्त ये कार्बोकेटायन अगर बन रहा है तो जिस बीकर में आप देख रहे हो रिएक्शन हो रही है, उसी बीकर में इमीडिएटली ये टूट के इसमें और CO गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हम पीटर साइक्स नाम बता रहे हैं बुक्स का, है ना, उसमें अगर SYKES साइक्स, पीटर साइक्स से अगर आपके पास पता हो, जानते हो, उसमें उसने ये बोला है, एक पेज में इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, खूब लिखा है उसने, थ्योरी के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। एक्सप्लेन क्या किया है कि भाई इसमें पहली बात तो उसने बोला कि एंट्रोपी बढ़ती है ढेर सारी, है ना, रैंडमनेस बढ़ने की वजह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। दूसरी चीज, जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है तो C ट्रिपल बॉन्ड O बन जाएगा, तो ये बोलेगा भैया कि भाई पहले केसेस क्या होते थे, ये निकल नहीं पाता था, लेकिन जब C ट्रिपल बॉन्ड O गैस निकल सकती है और उसके बाद ये वाला पोर्शन अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, तो CO गैस निकल जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिटैचमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, या लिखा जाता है डीकार्बोनाइलेशन। रुक जाओ अभी, डी डिटैचमेंट ऑफ कार्बोनिलेशन, ऐसे कार्बोनाइलेशन ये हो रहा है, ये हो जाता है। तो तुमने कार्बोकेटायन ये एक्सपेक्ट किया, लेकिन ये कार्बोकेटायन टूट गया एक्चुअली में इस जगह। कोई बोले इस जगह और कुछ होता तो CMe3 की जगह, तब कुछ नहीं होगा, या तो ये तीनों मिथाइल होने चाहिए या तो फिनाइल होने चाहिए, समझो, जिससे कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो तुम एक्सपेक्ट ये वाला पॉजिटिव चार्ज कर रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये अपनी रैंडमनेस बढ़ाने के लिए CO गैस में कन्वर्ट हो गया और इस कार्बोकेटायन को इसने जनरेट कर दिया। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो आप जिस बीकर में सोच रहे हो ये कार्बोकेटायन आएगा, एक्चुअली में उस बीकर में ये कार्बोकेटायन आपको और CO गैस दिख रही है, CO गैस निकल जाएगी या जो भी होगी रिएक्शन में पड़ी रहेगी, नॉन रिएक्टिव है। ये सिर्फ इसका एक ही मतलब, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने का सिर्फ दो रीजन है, एक तो एंट्रोपी बढ़ रही है, दूसरी चीज कि ये भी कार्बोकेटायन ठीक ठाक स्टेबल होता है, भले इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल ना हो, क्योंकि इसमें 100% कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हो रही थी, इसमें ठीक है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी तो नहीं होती, लेकिन स्टेबल होता है, काफी ज्यादा स्टेबल है। 9 मिथाइल के हाइपर कंजुगेशन से और +I 9 कार्बन से हाइपर कंजुगेटेड बॉन्ड और 3 मिथाइल के +I इफेक्ट से। ठीक है, तो जब हम लोग ये कार्बोकेटायन देखते हैं, कोई बोले कहाँ कहाँ ऐसा होता है, बस इस जगह या तो मिथाइल 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 हो या तो फिनाइल 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 हो, तभी ये चीज मिलेगी। तो जो नीचे के दो केसेस थे, क्या आपको समझ में आ रहा है? कार्बोकेटायन ये नहीं अटैक करेगा, ये अटैक कर जाएगा, बेंजीन के ऊपर CMe3 लग जाएगा। दोस्त बताओ बे, सब लोग को समझ में आ रहा है? बनाओ इसको जरा दोस्त, रीजन है ऑनलाइन वालों, तुम लोग को समझ में आ रहा है? कुछ बताते नहीं है साले। सर वो बॉन्ड उल्टा नहीं तोड़ा? कौन सा बॉन्ड? सर वो इलेक्ट्रॉन आपने जो कार्बन पे दिया। गलती हो गई दोस्त, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई कि सर आपने बॉन्ड ही उल्टा तोड़ दिया, लो बॉन्ड ही उल्टा तोड़ दिया, धोखा हो गया। चलो हम बताते हैं। हाँ तो पहले ही बता देते दोस्त, अरे फ्लो में होता है ना,
अच्छा अच्छा दोस्त, कोई बात नहीं। इधर देखो भैया, ये जब इधर अटैक करेगा सी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। रुको यहीं पे एक और बता दें, थोड़ा देख लो और एलेबरेट करके। टूटेगा उल्टा, लेकिन उसको एक स्टेप और बना के बताते हैं। देखिए ऐसे होता है, ये जब रेजोनेट करेगा तो रेजोनेट करके ये बनाएगा ये सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, यही तो आएगा। कोऑर्डिनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, सी, और यहाँ पे एमई, और यहाँ पे एमई और एमई। ठीक है दोस्त, इसके बाद ये टूट जाएगा इसमें। कैसे टूटेगा, यही जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका, ये इधर की तरफ टूट जाएगा। ठीक है, तो सी ट्रिपल बॉन्ड ओ में तो आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, सी पे माइनस होता है, ओ पे प्लस होता है। वो तो खैर सीओ का स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। ये टूट गया। ठीक है भैया, हाँ तो ऐसे बना लो, आप बनाओ। तो ये अच्छे अच्छे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, ये जेई ने पूछा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि आईआईटी वाले जैसे तुम लोगों को उतना आइडिया नहीं होगा जब उनके क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ऑर्गेनिक वाले खास करके, तो किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कॉपी होते हैं। जैसे शॉम सीरीज की एक टेक्स्ट बुक है जो हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, ये है हमारे पास, किसी को दिया भी होगा हमें शायद। शॉम सीरीज की है, पीटर साइक्स से भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उठाते हैं, एलजी वेड से भी कुछ उठाते हैं, है ना दोस्त। मतलब स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि तुम उसको पढ़ना शुरू कर दो, उसमें से एक आध पॉइंट किस पेज से उठाएंगे किसी को नहीं पता होता। क्लेडन से उठाते हैं, तो भैया क्या है, वो तो टीचर पढ़ रहा है अपना, कहीं से उसको लगा कि हाँ रेलेवेंट हो सकता है, अननेसेसरी भी तो नहीं बताते हैं, नहीं तो सारे फैक्ट आपको बताना शुरू कर दें। तो वही दिख के आपको बता दिया गया, बाकी बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं, तो नॉर्मल वाले से स्कोर करना सीखो ना। और ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, थोड़ा एक आध चीजें इधर उधर की पढ़नी जरूर चाहिए, कि जब पूछेंगे तभी पढ़ोगे। ठीक है, अब पूछा हुआ है, क्योंकि जिस पेज पे ये लिखा है उस बुक में, उसके अगल बगल वाले पेजेस से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इससे भी देख लो। तो यहाँ पे फिनाइल लगा दो या जो भी लगा दो, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, और ये कार्बोकेटाइन जाके एक्चुअली में अटैक कर जाएगा और बन जाएगा वही जो प्रोडक्ट हमने बनाया था। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इसमें होता है, नहीं है, इसमें नहीं होता है, और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। जल्दी बनाइए भैया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ये है, तो कर लो इसको, फिर आगे हम बता देते हैं और क्या करना है तुम्हें। तो अल्काइलेशन रिएक्शन में रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, शायद तुम लोगों ने देखा हो भाई, उसमें मेजर माइनर तो नहीं बनाएंगे। जैसे मिक्स क्वेश्चन ये है कि बेंजीन ले लिया, और बेंजीन की रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं, सपोज करिए इससे ये और ये CH2Cl और अनहाइड्रस Cl3 से करा दो, बताओ क्या बनाओगे इसमें। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ऑल पॉसिबल, मेजर माइनर बाद में बताना, पहले लिखो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स। PHH प्लस ये, भैया रिंग एक्सपेंशन भी तो हो सकता है, जब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट देख ही रहे हो तो रिंग एक्सपेंशन भी तो बना सकते हो, जल्दी करो। बताओ दोस्त, हटा दें इसको, ये लेफ्ट राइट वाला। कितने प्रोडक्ट बनाओगे, गलत, 2 नहीं बनेंगे और बनेंगे। 3
तीन बनेंगे, एक लोग बता रहे हैं, तीन बता रहे हैं कुछ लोग। पहले तो कार्बोकटायन बना लो तभी तो समझ पाओगे, दो की तीन। तो कार्बोकटायन सबसे पहले कौन बनेगा, क्लोरीन हटने के बाद। अब भाई ये कार्बोकटायन बनेगा तीन ही CH2 बनेंगे। प्लस। और जब ये CH2 प्लस बना है मेरे दोस्त, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट भी तो कर सकता है। तो अगर तुमने हाइड्राइड शिफ्ट कराया, हाइड्राइड शिफ्ट, तो मेरे भाई अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 लग जाएगा, लो कार्बोकटायन हो गया 3 डिग्री। बस यही तो बनेंगे क्या? अबे रिंग एक्सपेंशन भी तो हो सकता है। हाँ दोस्त, रिंग एक्सपेंशन आपको पढ़ाया गया था रिंग एक्सपेंशन में कि रिंग की नंबरिंग कर दी जाती है ना, 1 2 3 4 5 6 करके। तो रिंग एक्सपेंशन करोगे तो ठीक है, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं है, पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा। तो प्रोडक्ट्स, ये कार्बोकटायन 3 बन गए, तो 3 कार्बोकटायन बने तो एक आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पे CH3, और तीसरा वाला जो कार्बोकटायन बनेगा वो क्या बनेगा, ये 6 मेंबर की रिंग। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स बन जाएंगे इनके। है ना दोस्त, ये हो जाएगा। अब हम आपसे ये पूछते हैं, हाँ तीनों बना लोगे आप लोग, जल्दी करो। आपसे ये पूछेंगे कि कौन सी ज्यादा फास्ट होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, कौन फास्ट होती है भाई? एसाइलेशन। हाँ मतलब कौन सी फास्ट होगी, रिलेटिवली फास्ट या फास्टर बोल सकते हो। एसाइलेशन वाली। असाइलेशन फास्ट होगी, क्यों दोस्त? तो क्योंकि इसमें कार्बोकटायन तुरंत स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि कार्बोकटायन जो असाइलेशन में बनता है बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होता है, ऑलरेडी 100% स्टेबल होता है वो, तो उसका फॉर्मेशन फेवर करोगे। तो लिख लो, अगर कंपटीशन होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन विल बी फास्टर एज कंपेयर टू फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर कंपीट करेंगे ये रिएक्शन तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन वो फास्ट होती है, फास्टर होती है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन इज फास्टर, असाइलेशन फास्टर होती है एज कंपेयर टू फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फास्टर इसलिए होती है क्योंकि रीजन लिखना उसका कि असाइलेशन में जो असाइल कार्बोकटायन होता है मेरे दोस्त, वो बहुत ज्यादा स्टेबल, 100% स्टेबल होता है। तो जब असाइलेशन में कार्बोकटायन पहले से ही बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया तो फिर हमें क्या मतलब है नया कार्बोकटायन बनाने का। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शंस फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शंस फास्ट होती हैं, असाइलेशन रिएक्शंस फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। असाइलेशन रिएक्शंस फास्ट होती हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट वाली चीज देखिए, नेक्स्ट वाला, अब हमारी बात सुनो। नेक्स्ट, आपसे कोई पूछे सर क्या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइल हैलाइड ना हो तो हो सकती है? लिखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बाय यूजिंग एसिड अनहाइड्राइड, हेडिंग लिखो बे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन FC रिएक्शन, ये आईटी में भी पूछा गया है, अपने मन से नहीं बता रहे लेकिन नाम नहीं लिया था। FC रिएक्शन यूजिंग एसिड अनहाइड्राइड, यूजिंग एसिड अनहाइड्राइड, कोई बोले सर ये क्या अनहाइड्रस Cl3 नहीं होगा क्या? अबे होगा, फ्रीडल क्राफ्ट नाम लिखा है तो अनहाइड्रस Cl3 तो होगा ही, लेकिन उसके साथ हम लोग जो अभी अल्काइल हैलाइड असाइल हैलाइड लेते थे उनको नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ एसिड हैलाइड और अल्काइल हैलाइड, नहीं समझ रहे हो भैया, हमने अनहाइड्राइड ले लिया, कोई बोले कैसे बनाओ, क्या कहना क्या चाहते हो, ये देखो ये है, और इसकी रिएक्शन कोई बोले हमने लिख दिया इससे CH3 डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O और CH3,
कोई बोले अच्छा ये है, यहाँ अल्काइल हैलाइड असाइल हैलाइड नहीं लिया, और कोई बोले अनहाइड्रस Cl3 ले लो दोस्त। अब बताओ क्या बनाओगे? कोई बोले अच्छा अगर यही बना रहा है तो मोस्ट कॉमन वाला ले लो फिर। अरे इससे ले लो, क्या बार बार यही लिखेंगे? R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। अब बताओ दोस्त, अनहाइड्रस Cl3 ले लिया, क्या बनाओगे? कोई बोले हमने ले लिया C6H5H PHH। कोई बोले अगर ऐसे बना रहे हो तो ये बताओ कि PHH है और ये लिखा है अनहाइड्राइड, सक्सेनिक अनहाइड्राइड, सक्सेनिक। अब बताओ क्या बनाओगे? कौन बताएगा? क्या लिखे हैं? अनहाइड्रस Cl3। कोई बोले इससे नहीं, हमको बताओ ये और क्या आएगा? मैलाइक अनहाइड्राइड ले लें तो। अब ठीक है, एक हो गया तो बाकी ऐसे ही हो सकते हैं। एक एक करके बताओ कैसे बताओगे। कोई बोले ऐसे ही नहीं, हम ब्यूटानोइक अनहाइड्राइड ले लेंगे, सक्सेनिक के बाद दूसरा अनहाइड्राइड लेंगे, ये ऐसे। अब बताओ क्या बनाओगे? कौन बताएगा? कौन बताओगे बे? नहीं बताओगे? इंट्रामोलिकुलर फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन तो हो गया। हाँ चलो, ये बताओ। नहीं सुने हो कभी? CH3C डबल बॉन्ड जोड़ देंगे मैकेनिज्म में। पहले वाले में क्या है? लोन पेयर अटैक करें। हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया बच्चा। C डबल बॉन्ड O और CH3 लग गया। बोलोगे अरे ये तो असाइल लग गया, साथ में बन जाएगा एसिटिक एसिड। कोई बोले ये क्या है? एसिटिक एसिड बन गया। अब एक एल्गोरिथम टाइप से, मतलब ऐसे ट्रेंड फॉलो करते हुए क्या नजर आ रहा है आपको कि इसमें फिर क्या बनेगा वैसे ट्रेंड बनाओगे तो? हाँ, C डबल बॉन्ड R प्लस R C डबल बॉन्ड OH। इसमें बताओगे? हम बता देते हैं, मैकेनिज्म से क्लियर होगा। एक मैकेनिज्म बताएंगे, जो कहोगे 1 2 3 में बता देंगे। हम जो बता रहे हैं उसको देख तो लो। क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये डबल बॉन्ड O और OH, ये आएगा। देखो कार्बन सेम है, OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, बन जाएगा उसी में, अंदर ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो अब तो तुमको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि दोस्त ये लास्ट वाले में प्रोडक्ट क्या बनाओगे? C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये डबल बॉन्ड O और OH, ये आ जाएगा। कार्बन एक बढ़ गया। बताओ कौन सी मैकेनिज्म बता दें, फिर लिमिटेशन भी बताना यार, नहीं तो टाइम हो जाएगा। जब आएगा तब देखेंगे। पॉसिबिलिटी फिर दोनों तरफ की होगी। वहां मेजर माइनर नहीं पूछेगा ना, हर जगह अपने हिसाब से क्वेश्चन क्यों बना लेते हो बे? मतलब हो सकता वहां पर वो नहीं पूछेगा जहां उनको खुद कंफ्यूजन होगी या उनको लगेगा कंफ्यूजन है, क्योंकि असाइल कार्बोकेटायन इक्वली स्टेबल होता है। तो कार्बोकेटायन असाइल वाला देखेंगे, दोनों में इक्वली स्टेबल है, तो R से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज में आएंगे अगर R डैश कर लोगे तो। चलो एक के मैकेनिज्म बताओ, जल्दी बताओ किसकी लिखें? थर्ड की बता देते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लिया प्रोडक्ट? कर लियो भैया सब लोग, ऑनलाइन वालों तुम लोग साले बोलते नहीं हो तुम लोग। यस सर। अच्छा, थर्ड वाली देखो। देखिए थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो ये है सबसे पहले अनहाइड्रस Cl3। मैकेनिज्म देखो ना, ये सब बेंजीन बेंजीन हटाओ, देखो ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O और ये। तो दोस्त अनहाइड्रस Cl3 अगर आप ले रहे हो तो भैया ऑक्सीजन का लोन पेयर Cl3 पे कोऑर्डिनेट करेगा।
ऐसे कोऑर्डिनेट करेगा दोस्त। जब AlCl3 पे कोऑर्डिनेट क्यों करेगा? वीकेंड डी ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और वो भी जैसा भी इतनी चीजें बताई हुई हैं शुरू से। फ्रीडल क्राफ्ट खत्म हो गई, तुम ये भी पूछोगे। ये हो गया दोस्त। यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट किया है, और आ जाएगा AlCl3 माइनस, है ना दोस्त। अब ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस चार्ज आ गया तो फिर वही चीज, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा भैया कि हम टूटेंगे। टूटेगा तो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले से ऐसे लेके आ जाएगा, बोलेगा चलो इधर चलते हैं हम लोग, अपना टूट जाएगा, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ऐसे। तो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला गया वो, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या वो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? बताओ। और ये ऐसे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O और AlCl3 माइनस, यही आएगा। और ये कार्बोकटायन क्या असाइल कार्बोकटायन है? नहीं समझ रहे हो? असाइल कार्बोकटायन है तो बेंजीन पे EAS करेगा अब ये। अरे ये बेंजीन से रिएक्शन करेगा, बेंजीन से रिएक्शन करेगा तो जैसे EAS होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इतना वो करेगा। अब कार्बोकटायन बन गया तो EAS तो करा लोगे। तो EAS कराओगे तो एक्चुअली में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, इस जगह पे क्या अटैक कराओगे, C डबल बॉन्ड O तुमने अटैक करा दिया। नहीं समझे? अबे इस C डबल बॉन्ड O को अटैक कराओगे तो एक कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ पे तीन कार्बन C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ Al पे, अरे सॉरी सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुको हमको बताने दो। ये C डबल बॉन्ड O, इसके साथ O, इसके साथ Al पे क्या आएगा माइनस, और तीन क्लोरीन आएंगे, है ना? नहीं बताओगे भैया? बताओ दोस्त, समझ में आ रहा है? ये हो गया, अभी रुकिए। और यहाँ पे है H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यही तो है। अब क्या करेगा सुनो तो, कि भैया एल्यूमिनियम पे माइनस है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, मेटल तो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले होते हैं, तुमने नेगेटिव बना रखा है। तो वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को छोड़े, ऑक्सीजन बोलेगा ऐसा है, एक तो और अनस्टेबिलिटी, एक तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अनस्टेबल होगा वो। भैया AlCl3 निकल जाएगा, O पे छोड़ जाएगा माइनस, और यही O का लोन पेयर एक्चुअली में जाके इस H को खींच लेगा। और ऐसे भी सोच सकते हो कि O का लोन पेयर पहले H को खींचेगा, O पे प्लस आ जाएगा, तो ये दोनों रिपल करके अपना निकल जाएंगे। ठीक है दोस्त? तो माइनस AlCl3 रिप्रोड्यूस हो गया, और ये जो पोर्शन है वो आपका ये बन जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी होती है, समझ रहे हो दोस्त? तो ये तीन रिएक्शन जो एसिड एनहाइड्राइड के बारे में बताया था उनको कॉपी कर लो। चलो इतना करो, फिर लिमिटेशन बता देते हैं, जल्दी करिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड की भी प्रेजेंस में होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइल हैलाइड, बेंजीन की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराओ तब भी होती है, बेंजीन की रिएक्शन असाइल हैलाइड से कराओ तब भी होती है, बेंजीन की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से कराओ तब भी होती है, किसी भी एसिड एनहाइड्राइड से करा दो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। बस अनहाइड्रस AlCl3 लेते रहना, क्योंकि अनहाइड्रस AlCl3 लेना तो जरूरी होता है, नहीं तो उसका नाम ही फ्रीडल क्राफ्ट नहीं आएगा। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में पूरी कहानी हो गई। लिमिटेशन इसकी होती है, कुछ लिमिटेशन देख लो जल्दी से, फिर बता देते हैं आपको, आगे खत्म, रिएक्शन ही फिनिश। लिमिटेशन,
जगह ही नहीं है। चलो इतना कॉपी किया है? हाँ जल्दी करो, फिर हम इधर और बताते हैं। जल्दी करो दोस्त। देखो लिमिटेशन क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, चाहे अल्काइलेशन ले लो चाहे एसाइलेशन ले लो, कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, सुनो ध्यान से देख लो, बेंजीन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। CHO एल्डिहाइड कीटोन C ट्रिपल बॉन्ड N COH SO3H NR3 प्लस OR2 प्लस CX3 मतलब CCl3 CBr3 CF3 SOR और NO2, अगर ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। कोई बोले नहीं जबरदस्ती करवानी है, जबरदस्ती करवाना तो मेटा प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि ये सब मेटा डायरेक्टर होते हैं। वैसे कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ये जो बेंजीन के ऊपर NO2 नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का सॉल्वेंट होता है, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं करता होगा, तभी तो सॉल्वेंट बोला है। नहीं सॉल्वेंट क्यों बोलोगे, रिएक्शन नहीं करवा दोगे। आप सर्च करो, गूगल करो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के बिब्लियोग्राफी में जाके देखो, उसमें बोलेगा कि नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। या जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाने के बाद बेंजीन पे कंपाउंड बनते हैं वो एज सॉल्वेंट यूज किए जा सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो इसका मतलब वो कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं बेंजीन के ऊपर तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। समझ में आ रहा है भैया, नहीं देंगे वो। लेकिन अगर कोई थेरेटिकली जबरदस्ती करे, नहीं अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है नाइट्रोबेंजीन से फ्रीडल क्राफ्ट, तो क्या बनाओगे, तो मेटा डायरेक्टर होता है, मेटा पे प्रोडक्ट बना देना। ठीक है भैया। इन सब के अलावा एक और केस होता है, समझ रहे हो दोस्त, इन सब के अलावा एक केस, 3 केसेस और होते हैं, 3 केसेस के, ये देखो NH2 अगर लगा है, कोई बोले सर अरे ये तो NH2 के ऊपर लोन पेयर है, कोई बोले NHR और एक लिखा है NR2, जो देखने में अजीब लग सकते हैं, अभी बता रहे हैं इनका रीजन। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। अरे बेंजीन के ऊपर लगे हैं भाई, ये समझ रहे हो, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। लास्ट के 3 में थोड़ा सा जरूरी है समझाना, वो बता देते हैं। सर फिनॉल भी नहीं दिखता है ना? नहीं फिनॉल देता है, वहां फिनॉल के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना ही एक्सेप्शन है, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। कंफ्यूजन लोगों को होती है फिनॉल वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। आओ दोस्त यहाँ पे आ जाओ, लिखा बेंजीन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है दोस्त, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 भी हो सकता है, SOR SO2 SO ये सब हो सकते हैं, CX3 CF3 CCl3 OR2 प्लस NR3 प्लस SO3H CO2, समझ में आ रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N CHO। ये 3 केसेस और लिखे हुए हैं भैया, NH2 NHR और NR2, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। कोई बोले सर इनके पास लोन पेयर है, एक्चुअली में इनका लोन पेयर AlCl3 को कोऑर्डिनेट कर देता है, समझे। एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, ये एक्सेप्शन करके है, 3 एक्सेप्शन आपको लिखने पड़ेंगे कि एनिलीन, N अल्काइल एनिलीन और N डाई अल्काइल एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देखे। उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, देखिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे एनिलीन होता है, ये एक्चुअली में जब रिएक्शन करने जाता है तो सबसे पहले जो अनहाइड्रस AlCl3 था ना, उसी कोऑर्डिनेट कर देता है। कोई बोले क्या सारे लोन पेयर रखने वाली चीजें कोऑर्डिनेट कर जाएंगे अनहाइड्रस AlCl3 को, नहीं, जिनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होती है वही कोऑर्डिनेट करते हैं, समझ रहे हो। तो एनिलीन एक्चुअली जो तुम सोच रहे हो कि जा रहा है फ्रीडल क्राफ्ट में रिएक्शन करने, वो एनिलीन नहीं जा रहा है, वो एनिलीन कोऑर्डिनेट करने के बाद खुद क्या बन जाएगा, N पे प्लस और यहाँ पे H2 और यहाँ पे Cl3 माइनस। ये तो पावरफुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, समझे कि नहीं।
नहीं समझ रहे हो भैया? तो एनिलीन ले लो या एन अल्काइल एनिलीन ले लो या एन डाई अल्काइल एनिलीन ले लो, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। उसका रीजन क्या लिखोगे कि एनिलीन या एन अल्काइल एनिलीन या एन डाई अल्काइल एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर एल-CL3 को कोऑर्डिनेट करके ये बना देता है, इसलिए इनसे कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं की जाती, कभी भी ऑब्जर्व नहीं की जाती। समझ रहे हो भैया? तो कभी भी ऑब्जर्व नहीं की जाएगी, मतलब क्या इसका कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है, अगर लगा दोगे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। तो उन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ से NH2, NHR और NR2 भी होते हैं, ये भी नहीं होते हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? अब लिमिटेशन लिख लिए, ये पूछा गया कई बार, ये भी पूछा गया, तुम लोगों ने देखा होगा खुद अगर कभी पढ़े हुए हो ढंग से, तो कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। इवन बुक्स में ये लिखा रहता है नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो सॉल्वेंट होगा इसका मतलब रिएक्शन नहीं करता ना, तभी तो सॉल्वेंट लेके घूम रहे हो उसको। इवन एनिलीन और NHR और NR2 भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। ये लिमिटेशन हो गई, पूरी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फिनिश है। ठीक है दोस्त, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्त, ब्रेक ले लो। हाँ थैंक यू सर। Thank you, sir.